देखिए लाला जी, मैंने उस दिन आपसे जो पेंडुलम घड़ी खरीदी है उसकी कीमत 50,000 रुपए है, लेकिन मेरे अकाउंट से ज्यादा पैसे काटे गए हैं। मुझे एक बार उस घड़ी की पूरी डिटेल्स बताइए जल्दी। कभी तो सोच समझ कर काम किया करो यार। तुमने गोपाल को जेल क्यों भिजवाया? क्योंकि उसके घर में वही पेंडुलम घड़ी देखी जो अभी कुछ दिन पहले हमारे घर से चोरी हुई है, वरना उस गरीब भिखारी के पास इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आएगी। गोपाल एक बहुत ही गरीब आदमी था जो अपने मालिक धनराज के यहाँ नौकर का काम किया करता था। गोपाल एक रोज अपने मालिक के घर में साफ सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी सुंदर सी पेंडुलम घड़ी पर जाती है, जिसे देखते ही वो उस घड़ी को बहुत पसंद करने लगता है। जिसके बाद वो उस घड़ी को उतारकर अपने हाथों में लेकर देख रहा था कि तभी उसकी मालकिन शांति और मालिक धनराज वहाँ आते हैं और गोपाल के हाथों में घड़ी देखकर शांति कहती है, क्या बात है गोपाल, तुम सारी सफाई सिर्फ घड़ी की ही करोगे क्या? नहीं मालकिन, वो मैं बस घड़ी देख रहा था। मालकिन ये बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर ये घड़ी है ना, उतने ही नोट भी लगे हैं इसे लाने के लिए, इसलिए जहाँ से उतारा है वहाँ चुपचाप से लगा दो। मालकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मालिक पर गुस्सा ना करें, वो तो हमें अपने घर के लोग जैसा मानते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना आप कहाँ और हम कहाँ। और रही बात घड़ी की, तो वो मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरी पत्नी माला को भी ऐसे ही डंडे वाली दीवार घड़ी का बहुत शौक है। गोपाल वो डंडा नहीं है, उसे पेंडुलम कहते हैं, जो टाइम के हिसाब से बजती भी है। देखिए आप ही, घड़ी का नाम नहीं बोलना आता है, लेकिन पसंद वही है। पहले जाकर नाम सीख कर आओ कि उसे कहते क्या है। अगर इस घड़ी का दाम सुन लोगे ना, तो दोबारा इसे देखने की भी हिम्मत नहीं करोगे। फिर शुरू हो गई तुम। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ना जाने इतना पैसों का घमंड लेकर कहाँ जाओगी तुम। अब चलना है जहाँ चल रहे हैं, या यहीं खड़ी होकर गरीबों को उनके गरीब होने का ताना मारना है? चलिए ना, मैंने कब मना किया है। और तुम, जब तक हम लोग लौट कर आए, पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए। कुछ समय बाद शांति और धनराज वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गोपाल अपने कामों में लग जाता है। कुछ समय बाद वो अपने सारे काम खत्म करके अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी माला को पेंडुलम घड़ी के बारे में बताते हुए कहता है, माला, आज मैंने अपने मालिक के घर में बहुत सुंदर पेंडुलम घड़ी देखी, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी। तुम्हें वैसी घड़ी बहुत पसंद है ना? क्या आप भी घड़ी के सपनों में खो गए? पहले इतनी महंगी घड़ी लगाने के लिए अच्छा घर तो बनवा लो। इस टूटी फूटी दीवार में इतनी अच्छी घड़ी कहाँ अच्छी लगेगी? पर हम गरीबों के पास इतना कहाँ है पैसा। आज नहीं है तो क्या कभी नहीं होगी? कभी न कभी तो हमारे पास भी पैसे होंगे, हम भी अपना सपना पूरा कर सकेंगे। बात आपकी सही है, लेकिन हमें सपने भी उतने ही देखने चाहिए जितने पूरे हो सके। कहाँ वो अमीर लोग और कहाँ हम गरीब। वो पेंडुलम घड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं भी अपने घर के लिए वैसी ही घड़ी लाऊंगा। अच्छा ठीक है, ले आइएगा, लेकिन अभी तो हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, सुबह से काम कर रहे हैं। अगले दिन सुबह फिर गोपाल अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो अपने कामों में लग जाता है। घर की साफ सफाई करते हुए वो अपने मालकिन के कमरे तक पहुंचता है, जहाँ फिर उसकी नजर दीवार पर लगी दूसरी सुंदर सी पेंडुलम घड़ी पर जाती है और वो उसे दीवार से उतारकर अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। तभी अचानक से वो घड़ी बजना शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज से शांति भी वहाँ आती है और गोपाल को फिर से हाथों में घड़ी पकड़े देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, गोपाल, ये क्या है? तुम फिर घड़ी के लिए खड़े हो? तुम्हें मेरे घर की घड़ियाँ देखने के सिवा और कोई काम नहीं है? और इसका अलार्म बंद करो, कितना शोर कर रही है ये। मालकिन, मुझे नहीं पता कैसे बंद होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस देख रहा था और ये अचानक से बज उठी। आजकल तुम्हारी नजर हमारे घर की सभी पेंडुलम घड़ियों पर क्यों रहती है? जहाँ जो काम करने जाते हो उसे छोड़कर घड़ी लेकर ही बैठ जाते हो। शांति इतना कहकर जैसे ही गुस्से में गोपाल के हाथों से घड़ी छीनने की कोशिश करती है, तभी घबराने की वजह से गोपाल के हाथों से वो घड़ी छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है, जिस पर शांति का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गोपाल पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति धनराज और ड्राइवर रामू वहाँ आते हैं। तभी धनराज शांति को चुप करवाते हुए कहता है, अब क्या हो गया शांति तुम्हें? और गोपाल पर क्यों चिल्ला रही हो? अब इस बेचारे ने क्या कर दिया? भगवान ही जाने तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम शांति रखा था। तुम्हारे इस गोपाल ने मेरी शादी की सालगिरह के गिफ्ट में मिली
इतनी महंगी घड़ी तोड़ दी। आप कितनी प्यार से मेरे लिए लेकर आए थे ये। आप इसे अभी इसी वक्त काम से निकाल दीजिए बस। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानकर नहीं तोड़ा, वो घड़ी मेरे हाथ से गिर गई थी। जाने दो शांति, मैं तुम्हारे लिए फिर से ला दूंगा पेंडुलम वाली घड़ी, और इस बार पहले से भी ज्यादा महंगी लाऊंगा। वैसे भी ये पुरानी हो गई थी, 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, उसी में ले आऊंगा। तुम अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। शांति को इतने गुस्से में देखकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। तभी एक रोज गोपाल पौधों में पानी डाल रहा था। तभी धनराज उसके पास आता है और उसे अपने साथ एक बहुत बड़ी घड़ी की शॉप पर लेकर जाता है और अपनी पत्नी के लिए घड़ी लेने के साथ साथ उसके लिए भी एक सुंदर सी पेंडुलम घड़ी लेता है और उसे देते हुए कहता है, ये घड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। अब तुम जब चाहो इसे हाथों में लेकर देख सकते हो, तुम पर कोई नहीं चिल्लाएगा। लेकिन मालिक ये घड़ी बहुत महंगी है, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी महंगी पेंडुलम घड़ी खरीद सकूं। आपको मेरा जन्मदिन याद है, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम कभी किसी का एहसान नहीं लोगे, इसीलिए तुम इसके पैसे हर महीने अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहना, ठीक है? अब कुछ समय बाद धनराज और गोपाल वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद गोपाल वो पेंडुलम घड़ी लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी माला को घड़ी दिखाते हुए सब बात बताता है। उसे सुनकर माला भी बहुत खुश थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय धनराज का ड्राइवर रामू उसे गाड़ी की चाबी वापस करने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां वो धनराज को किसी से फोन पर बातें करता सुनता है। देखिए लाला जी, मैंने उस दिन आपसे जो पेंडुलम घड़ी खरीदी है उसकी कीमत 50,000 रुपए है, लेकिन मेरे अकाउंट से ज्यादा पैसे काटे गए हैं। मुझे एक बार उस घड़ी की पूरी डिटेल्स बताइए जल्दी। अपने मालिक धनराज की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा उसका ड्राइवर रामू सुन रहा था। घड़ी के दाम सुनते ही उसके मन में लालच उत्पन्न होता है और वो अपने मन में कहता है, जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उससे 2 गुना ज्यादा महंगी तो है ये घड़ी। क्यों ना मैं इस घड़ी को ही चुरा कर भाग जाऊं। ऐसे भी अगर घर से कोई भी घड़ी गायब हुई, नाम तो गोपाल पर ही आएगा, क्योंकि घर की सभी पेंडुलम घड़ी पर उसी की नजर होती है। माल मैं लूंगा, फंसेगा वो। रामू इतना सोचकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और देर रात अपने मालिक के घर में घुसकर सबसे महंगी पेंडुलम घड़ी को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर शांति अपने कमरे में पेंडुलम घड़ी गायब देखकर पूरा घर सर पर उठा लेती है। बहुत ढूंढवाती है लेकिन घड़ी नहीं मिलती और उसका पूरा शक गोपाल पर था। तभी एक रोज शांति गोपाल के घर किसी पूजा में जाती है, जहाँ शांति की नजर उसके कमरे में लगी पेंडुलम घड़ी पर जाती है, जिसे देखते ही वो आग बबूला हो जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करके उसे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाती है और खुद वो घड़ी लेकर घर वापस आती है। तभी धनराज गुस्से में वहाँ उसके पास आकर उसे कहता है, कभी तो सोच समझ कर काम किया करो यार, तुमने गोपाल को जेल क्यों भिजवाया? क्योंकि उसके घर में वही पेंडुलम घड़ी देखी जो अभी कुछ दिन पहले हमारे घर से चोरी हुई है, वरना उस गरीब भिखारी के पास इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आएगी। शांति की बात सुनकर धनराज उसे सब बात बताता है, जिसे सुनने के बाद शांति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर गोपाल को जेल से रिहा करवाती है। साथ ही उस गरीब को उसकी पेंडुलम घड़ी भी वापस करती है, जिसे पाकर गोपाल खुशी खुशी घर लौटता है। मगन जब शाम को ऑफिस से लौटता है तभी उसकी पड़ोसन रचना उसे आवाज देकर कहती है, अरे मगन बेटा जरा इधर तो आ। हाँ आंटी जी बोलिए, क्या हुआ? आपके किचन का नल फिर से लीक हो गया क्या? नहीं नहीं, कोई नल लीक नहीं हुआ, वो तो तेरे भाई ने गांव से तेरे लिए किन्नू भिजवाए हैं। क्या किन्नू आ गए? मुझे इनका कब से इंतजार था। कहाँ रखे हैं आपने किन्नू? मैं घर लेके जाता हूँ। अरे अरे बता रही हूँ, थोड़ा सब्र कर। देख थोड़े किन्नू मुझे भी चाहिए। तू जब घर पर नहीं था तब डिलीवरी बॉय से मैंने ले लिए थे वो किन्नू। कोई बात नहीं आंटी जी, 2-4 ले लीजिएगा आप। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए, बाकी का मुझे भूख लग रही है। वैसे भी मैंने दिन का खाना नहीं खाया है, जाना है। ठीक है, वो पड़े तेरे किन्नू, जा उठा ले। मगन टेबल पर पड़ा थैला उठा लेता है जिसमें बहुत सारे किन्नू पड़े होते हैं।
जिसमें से वो कुछ किन्नू निकाल कर टेबल पर ही रख देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। मगन गरीब था। नौकरी के चलते वो शहर में एक किराए के मकान में रहता था और साल में एक बार गांव में रहने आता था। उसका चचेरा भाई महेश उसे अपने बागान में उगाए हुए किन्नू भेजा करता था। एक रोज वो अपने घर में उन्हीं किन्नू का जूस निकालकर पी रहा होता है। आय हाय, क्या स्वाद आता है किन्नू का यार। क्या जूस है। मजा आ गया। कभी कभी सोचता हूँ अगर भैया नहीं होते तो क्या होता उनके इस गरीब भाई का। हेलो भैया, क्या बात है, आपकी उम्र तो बहुत ही लंबी है, मैं बता रहा हूँ। क्यों? तो मुझे याद कर रहा था क्या? बिल्कुल भैया, आपने जो किन्नू भिजवाए ना उन्हीं का जूस निकाल के पी रहा था मैं। चलो, मेरे बागान के किन्नू मेरे भाई के पीने के तो काम आए, वरना तो गांव में यहाँ इनका सही दाम मिल ही नहीं रहा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं मगन, तुझे कभी गांव आने का समय मिले तो बताऊंगा। अभी फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर महेश फोन कट कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और ऑफिस में किसी गलती के चलते मगन को निकाल दिया जाता है। वो उसके बाद कई जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उसे दूसरी जॉब नहीं मिलती। तो वो गांव में अपने चचेरे भाई के पास चला जाता है। उसे देखकर उसका भाई महेश बहुत खुश हो जाता है। अरे मगन, तू यहाँ अचानक? हाँ भैया, वो बात ऐसी है ना कि वो मेरी नौकरी चली गई और घर का किराया देना मुश्किल हो रहा था, तो सोचा कुछ दिन गांव होकर आ जाता हूँ। चल अच्छा किया, वैसे भी तुझे देखे हुए बहुत समय हो गया था। चल अपनी भाभी से मिल ले। अरे मगन, तू इतने दिनों बाद गांव लौटा है और कितना पतला हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है भाभी, बस चिंता के चलते थोड़ा बहुत कमजोर हो गया हूँ। वैसे भाभी, ये घर को किन्नू का गोदाम क्यों बना रखा है आपने? मैंने नहीं, तुम्हारे भैया ने बना रखा है। जिस व्यापारी को ये अपने बागान के कीनू बेचते थे, वो मंडी से बहुत ही कम दाम में कीनू ले रहा है, इसीलिए ये गांव के लोगों को ही मुफ्त में कीनू बांट रहे हैं। फिर भी देखो ना, पूरा घर कीनू से भरा है। अरे क्या बातों में लगा दिया बेचारे को, बहुत दूर से आया है वो, उसे खाने वाने को पूछा कि नहीं? हाँ मगन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मगन उन किन्नू को देखता रहता है। अगले दिन मगन सभी किन्नू को बोरे में भरने लगता है। ये देखकर महेश उससे पूछता है, अरे मगन, ये क्या कर रहा है? इन्हें बोरी में डालेगा तो ये रखे रखे जल्दी खराब हो जाएंगे। भैया, मैं इन्हें बोरे में इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हें शहर ले जाके बेचना चाहता हूँ। शहर? पर क्यों मगन? क्यों का क्या मतलब होता है भैया? बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। भैया, शहर में ना एक मेरा दोस्त है जो मंडी में काम करता है। मैंने ना उससे बात की किन्नू की, तो उसने कहा किन्नू को शहर ले आ, मैं बिकवा देता हूँ और अच्छे दाम भी मिलेंगे भैया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन इतने सारे किन्नू हम कैसे इतनी दूर लेके जाएंगे? अरे भैया, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने एक गाड़ी किराए पे कर ली है। ये सभी बोरे में भर के शहर ले जा सकते हैं हम। उसकी बात सुनकर महेश भी मगन के साथ उन किन्नू को बोरे में भरने लगता है और कुछ देर में दोनों भाई किन्नू के सभी बोरों को गाड़ी में रख देते हैं और दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। 5 घंटे बाद दोनों शहर की मंडी में पहुंचते हैं, जहां मगन का दोस्त उन किन्नू को अच्छे दामों में खरीद लेता है और हाथ के हाथ उसे पैसे भी दे देता है, जिसे महेश को देते हुए मगन कहता है, ये लीजिए भैया, बिक गए आपके सारे किन्नू, वो भी अच्छे दामों में। और ये सब तेरे कारण हुआ है मगन। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए तो अपने घर को ही गोदाम बना रखा था, और तू नहीं आता तो शायद मैं शहर आने की हिम्मत भी नहीं करता। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा था और कुछ नहीं। मगन, तेरी मदद से ही आज मेरे पास इतना पैसा है। तू एक काम क्यों नहीं करता, किन्नू का व्यापार शुरू कर दे। वैसे भी अभी तेरे पास नौकरी तो है नहीं। हाँ भैया, लेकिन ये व्यापार करना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? जो तूने अभी किया है बस तुझे वही तो करना है। गांव के लोगों से किन्नू गाड़ी में लोड करवा कर शहर में अच्छे दामों में बेचना, जिसमें कुछ हिस्सा तेरा होगा और कुछ किसान होगा, जिससे तुझे किसी की नौकरी भी करनी नहीं पड़ेगी। उस समय तो मगन महेश की बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों भाई गाड़ी लेकर गांव वापस लौट आते हैं। रात के समय महेश की बातें मगन के दिमाग में घूमती रहती हैं।
और अगली सुबह वो महेश को किन्नू का व्यापार करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद से महेश गांव के उन सभी किसानों से मिलवाता है जो किन्नू उगाते हैं। जिसके बाद मगन उन सभी की किन्नू की फसल को बारी बारी ले जाकर शहर की मंडी में अच्छे दामों में बेच आता है, जिससे मगन को भी फायदा होता है और किसानों को भी। लेकिन ये बात जब गांव के पुराने व्यापारी को लगती है पता, तो वो महेश के घर मगन को धमकाने जाता है। महेश, ये तू सही नहीं कर रहा है। तूने अपने साथ साथ गांव के सभी किसानों को अपने व्यापारी भाई से मिलवा दिया। इसके कारण कोई भी अपनी किन्नू की फसल मुझे नहीं बेच रहा है। देखो, हम किसानों को जहाँ फायदा दिखेगा ना, हम वहीं अपनी फसल बेचेंगे, ना कि तुम्हारे डर से तुम्हें बेचेंगे। ये तू ठीक नहीं कर रहा है महेश। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। पुराना व्यापारी महेश को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मगन किन्नू से भरी गाड़ी को गांव से बाहर ले जा रहा होता है कि तभी वहां पर पुराना व्यापारी अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आ जाता है और मगन को गाड़ी से उतार कर बहुत पीटता है। तभी उसे बचाने के लिए गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, तो उन्हें भी चोट लग जाती है। कुछ ही देर में सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है, जहां सभी किसान मगन के पक्ष में बोलते हैं और पुराने व्यापारी को गलत ठहराते हैं। तो पुलिस उसे और उसके आदमियों को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कुछ ही देर से सभी हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज करवाते हैं। मगन की ऐसी हालत देखकर रेचल कहती है, हे भगवान, कितनी चोट आई है इसे। सही कहा किसी ने, गरीब लोगों को आगे बढ़ता हुआ कोई देखना ही नहीं चाहता। भैया मैं ठीक हूँ। भला उन गांव वालों का, किसानों का, जिन्होंने मुझे बचाया और पुलिस के सामने मेरा साथ दिया। इसका मतलब है कि सच में मैंने किन्नू का व्यापार शुरू करके खुद के साथ कई लोगों का भला किया है। बिल्कुल किया है मगन। किन्नू के कम दाम मिलने के कारण किसान की फसल की लागत तक नहीं निकल पाती थी। अब कम से कम उन्हें फायदा तो हो रहा है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए किसी के भी डर से मैं इस किन्नू के व्यापार को बंद नहीं करूँगा। इस हादसे के बाद भी मगन हिम्मत नहीं हारता और अपने किन्नू के व्यापार पर और ज्यादा ध्यान देने लगता है। कामनी की बहू शाइना को बिना बात के ही बवाल करने की आदत है। उसकी इस आदत से पूरा मोहल्ला वाकिफ था, जिसके चलते कोई भी उससे ज्यादा बात ही नहीं करता था। अपनी बहू की इस आदत से कामनी भी परेशान थी, लेकिन अपने बेटे अमित के कारण वो चुप रहती, क्योंकि अमित को शाइना के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन शाइना छत पर कपड़े डालने जाती है, तभी उसकी नजर अपनी सामने वाली छत पर एक्सरसाइज कर रहे एक लड़के पर जाती है, जो कि उसकी छत की तरफ देख रहा है। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इतनी देर से घूरे जा रहा है तू। बहुत देर से देख रही हूँ मैं तुझे। जब से मैं छत पर आई हूँ तब से मुझे तू घूरे ही जा रहा है। ज्यादा ही घूरने का मन कर रहा है तो एक बार मेरे घर आ। तेरी आंखें निकालकर गोटियां ना खेली तो मेरा नाम भी शाइना नहीं। शाइना के इतना सुनाने के बाद भी वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। तभी उसका पति अमित और उसकी सास कामनी वहाँ आती है। वही दूसरी छत पर उसकी पड़ोसन सरिता भी आती है। तभी शाइना सरिता से कहती है, वो आंटी, आपके घर में जो लड़का आया हुआ है उसे समझा लो। कितनी देर से मुझे घूरे ही जा रहा है। ऊपर से इतना बेशर्म है कि इतनी बार बोला फिर भी अपने नजरें नीचे ही नहीं कर रहा है। ये कौन लफंगा आया है आपके घर में? ओ बहू, थोड़ी जुबान संभाल कर बात कर अपनी, समझी? सरिता आंटी, आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। अरे जब वो बोल रही है कि आपका भतीजा उसे घूरे जा रहा है तो पक्का घूर ही रहा होगा। तू तो चुप ही कर, चोरू का गुलाम कहीं का। अगर तेरी पत्नी कहेगी आम के पेड़ पे इमली लगी है तो तू उसे भी मान लेगा। कामिनी, तू अपने बेटे को कुछ समझाती क्यों नहीं? अगर ये ऐसे ही तेरी बहू का साथ देता रहा तो उसके बिना बात के बवाल में एक दिन जरूर फंस कर रह जाएगा तेरा बेटा। हाँ हाँ, आप तो अपने भतीजे का साथ ही दोगी ना, क्योंकि वो तो आपका भतीजा है। अगर यही हरकत आपकी बहू के साथ कोई और करता तो आप क्या करती? उस लड़के का साथ देती या अपनी बहू का? माना मैं सुंदर हूँ, लेकिन मुझे देखने का हक सिर्फ मेरे पति को है। हे भगवान, तू ये बिना बात के बवाल करने वाली बहू कहाँ से ढूंढ कर लाई है? और बहू रही मेरे भतीजे की बात घूरने की,
तो वो बेचारा तुझे तो देख नहीं सकता। अरे घूरेगा क्या, ये अंधा और बहरा दोनों है। तुझे तो बस बिना बात के बवाल करने की आदत है और कुछ नहीं। सरिता इतना कहकर अपने भतीजे का हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे चली जाती है, जिसके बाद अमित और कामिनी भी शाइना को लेकर नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमित तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और कामिनी सत्संग में चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन शाइना अमित के साथ साड़ी की शॉप पर कपड़े लेने जाती है, जहां बहुत भीड़ होती है। तभी वो साड़ी वाले से कहती है, भैया मुझे कोई अच्छी सी पार्टी वियर साड़ी दिखाइए जो मेरी खूबसूरती से मैच करे, मुझे एक शादी में पहनना है। जी मैडम जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं आपको अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन साड़ी दिखाता हूँ, जिसे देखते ही ना आप एक नजर में पसंद कर लेंगी और वो आप पे बहुत अच्छी भी लगेगी। लोग तो आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे ही नहीं। सच में भैया, आपके पास ऐसी साड़ी है? तब तो मुझे एक नहीं 2 दिखाइए। यार, अरे ये मॉल तो बहुत बड़ा लग रहा है। अरे पहले दाम तो पूछ लो, कहीं बेइज्जती हो जाए मेरी। क्या आप भी जब देखो पैसे के लिए रोते रहते हो? चुपचाप यहीं बैठो और मुझे साड़ी लेने दो। शाइना इतना कहकर एक साड़ी उठाकर देखना शुरू कर देती है। तभी जहां एक तरफ शाइना सिर्फ 2 साड़ियां खरीदती है, तो वहीं उसके बगल वाली औरत बहुत सारी साड़ियां खरीदती है। थोड़ी देर बाद दुकानदार दोनों लोगों का बिल तैयार करके बगल वाली औरत का बिल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जब तक वो बिल लेने के लिए हाथ उठाती, उससे पहले ही शाइना दुकानदार के हाथों से बिल ले लेती है। बिल को देखते ही शाइना का सर घूमने लगता है और वो साड़ियों को दुकानदार के ऊपर फेंकते हुए कहती है, भैया आपने अपनी साड़ियों में कौन से सोने चांदी लगा रखे हैं जो 2 साड़ियों का बिल भी इतना बना दिया? हम यहाँ सिर्फ 2 साड़ी खरीदने आए थे, 2 साड़ियों की दुकान नहीं जो आपने हमारा इतना बिल बना दिया। बहन जी, आप बिना बात के बवाल कर रही हो और कुछ नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। ये साड़ी, हाँ मैं भी इन्हीं साड़ियों की ही बात कर रही हूँ जिसका आपने इतना बिल बना दिया है। बताओ बहन, 2 साड़ियों का कहीं इतना दाम होता है क्या? भाई साहब, आपकी बीवी कितनी बड़ी बावली है। मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल इनका नहीं बल्कि इनकी बगल वाली औरत का है। मेरी बात तो सुन नहीं रही, बस बर 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 किए जा रही है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, निकल जाइए मेरी दुकान से। मुझे नहीं देनी आपको कोई साड़ी वाड़ी, माफ कीजिएगा मुझे। अब माफ करिए भाई साहब, मेरी बीवी को गलत फहमी हो गई है। तुम सच में बहुत बावली हो यार। अरे इतना बवाल करने से पहले कम से कम बिल पर नाम तो देख लेती। खामखा मेरी इंसल्ट करवा दी। चलो अब। अमित इतना कहकर शाइना को घर लेकर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय सास बहू मार्केट के लिए निकलते हैं, लेकिन शाइना की बवाल करने वाली पुरानी आदत भला कैसे जाती। एक सब्जी वाले दुकान पर भीड़ देखकर शाइना सबको कोहनी मारते हुए बीच में घुसने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की को धक्का लग जाता है और वो एक आदमी के ऊपर गिर जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही होता है, जो उस लड़की को एकटक देखे जा रहा था। ये देखकर कामिनी भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को देखकर कहती है, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे माँ, मैं ऑफिस से घर पहुँचा तो देखा कि ताला लगा हुआ था। अब वहाँ वेट करने से बढ़िया मैंने सोचा कि मार्केट जाकर सब्जी ले आता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि आप लोग भी यही हैं। उन सबकी ये बातें वो औरत भी सुन रही थी, जो कि अमित के ऊपर गिरी थी, जिसे सुनकर वो कहती है, अच्छा तो तुम बहू बेटे और सास मिलकर मार्केट में लोगों के साथ छीना झपटी करने, लोगों को छेड़ने, चोरी करने आते हो ना? तभी तुम्हारी बहू ने अपने पति को धक्का दिया मेरे ऊपर। मैंने खुद देखा है ये। वो मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया, वो तो गलती से मेरी कोहनी तुम्हें लग गई। बवाल तो मुझे करना चाहिए, तुम मेरे पति से चिपकी हुई थी। मैं नहीं चिपकी थी, तुमने जानकर मुझ पर धक्का दिया ताकि सबका ध्यान मेरी तरफ आ जाए और तुम सास बहू दुकान पर अपना हाथ साफ करके निकल जाओ। तुम्हें तो अभी मैं सबक सिखाती हूँ। फिर इसने बिना बात के बवाल कर दिया। अभी तक बावली बहू के चक्कर में इंसल्ट होती है, अब तो लगता है धुलाई भी हो जाएगी। उस औरत और शाइना को आपस में बहस करता हुआ देखकर कामिनी चुपचाप सब्जी वाले की दुकान से पतली गली पकड़कर निकलने की कोशिश करती है। तभी शाइना अपनी सास को निकलते देखकर आवाज लगाती है, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? सत्यानाश हो तेरा। कौन सी माँ जी? किसकी माँ जी? आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो।
कामिनी इतना कहते ही चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत शाइना और उसके पति को चोर समझकर पब्लिक से खूब पिटवाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी कमर पर हाथ रखकर झुके झुके घर पहुँचते हैं। तभी कामिनी कहती है, आज के बाद मैंने तो कान पकड़ लिए, मैं अपनी बावली बहू के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आज जान बच गई, जरूरी नहीं कि हमेशा बच जाए। माँ आप तो बच गई, लेकिन मैं तो फंस गया ना। बिना बात के बवाल करने वाली आपकी इस बावली बहू के चक्कर में खामखा पिट गया। आज के बाद तो मैं खुद नहीं जाऊंगा इसके साथ। चुप करिए आप लोग। अब आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं जाएंगे? इतनी धुलाई होने के बाद मैं खुद अपने आप को लेकर कहीं नहीं जा पाऊंगी। पब्लिक से धुलाई होने के बाद शाइना की आदतों में खुद सुधार आ जाता है और उस दिन के बाद से वो फिर कभी किसी की तरह कोई बवाल नहीं करती। रज्जो एक नौकरानी थी, लेकिन रज्जो का वजन बहुत ज्यादा था। वो अपने मोटापे की वजह से काम धीरे धीरे करती थी। एक दिन रज्जो अपनी मालकिन मेघना के घर में झाड़ू लगा रही थी। रज्जो के मोटापे की वजह से धीरे धीरे वो झाड़ू लगा रही थी कि तभी मेघना उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे मोटल्ली, इतनी धीरे धीरे काम करेगी तो काम खत्म कब करेगी? इतनी देर में तो घर के मेहमान भी आ जाएंगे और तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होगा। अरे मेम साहब, मैं कर तो रही है ना, अब कितना करेगी मैं? और आप मेरे को मत सिखाओ, मैं कर लेगी काम समय पर। ठीक है, ठीक तो कर अपना काम। और सुन, खाने के बाद कुछ मीठा भी बना लेना। मेघना रज्जो को काम समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रज्जो भी काम खत्म करके रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद मेघना के घर मेघना की बहन विमला और उसके पति और बच्चे मेघना के घर आते हैं और सभी लोग कमरे में बैठे होते हैं। तभी रज्जो कमरे में जाती है और मेघना से पूछती है, मेम साहब, मेहमानों के लिए क्या लेकर आऊं, ठंडा या गरम? एक काम करो, तुम सबके लिए ठंडा लेकर आ जाओ। ठीक है मेम साहब, मैं अभी सबके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। रज्जो फ्रिज से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालती है और लेकर मेहमानों के पास आती है। अगले दिन सुबह रज्जो रसोई में काम कर रही थी कि तभी रज्जो की मालकिन वहाँ आती है। मेघना ने एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सुंदर गहने भी। रज्जो अपनी मालकिन को देखकर कहती है, अरे मेम साहब, क्या साड़ी पहनी हो आप, इतनी सुंदर, ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ, पूरे 25,000 की साड़ी है ये। पिंटू के पापा मेरे लिए लेकर आए थे बर्थडे पे। देखना मेम साहब, मैं भी लेगी एक दिन इतनी महंगी साड़ी, तब मैं भी आपकी तरह ही खूबसूरत लगेगी देखने में। तुझे पता भी है कितनी महंगी है ये? तेरे बजट से भी बाहर है ये। रज्जो, ऐसी साड़ी तो कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से इतराती हुई चली जाती है। रज्जो को मेघना की बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रज्जो अपनी मालकिन से पगार मांगने जाती है और मेघना के पास जाकर उससे कहती है, मेम साहब, मुझे मेरा पगार चाहिए था और मैं कल काम पर भी नहीं आएगी। अभी कौन सी पगार चाहिए? अभी तेरा महीना लगा कहाँ है? काम तुझसे समय पर होता नहीं है और खा खा कर मोटी होती जा रही है और पगार तुझे समय से पहले चाहिए। मेम साहब, तो मैं कौन सा छोड़ के चली जाएगी? बिना पैसे का काम मैं नहीं करेगी, कोई और नौकरानी ढूंढ लो। अरे अरे रज्जो, तू तो गुस्सा हो गई। मैं कब मना कर रही हूँ पगार देने से? मैंने तो कहा बस कुछ दिन में देती हूँ, पर ठीक है, मैं तुझे अभी तेरी पगार देती हूँ, रुक। मेघना उठकर अपने कमरे में आती है और अपने लॉकर में से पैसे निकालते हुए अपने मन में कहती है, आजकल एक तो नौकरानी जल्दी से मिलती नहीं है और जो है उसके भाव कम नहीं होते। मजबूरी है, कोई दूसरी मिलेगी नहीं, बस इसीलिए रज्जो तुझे पैसे दे रही हूँ। नहीं तो मेघना के हाथ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। मेघना पैसे लेकर आती है और रज्जो को देती है। रज्जो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो अपनी एक दोस्त कांता से मिलती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, और दीदी, कैसा चल रहा है काम धंधा? मैं तो अब भी वही काम कर रही है जहाँ पहले करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ काम छोड़ देगी। मालकिन पगार को लेके बहुत किचकिच करती है। मैं भी अब ये काम छोड़ना चाहती है, मुझे भी अब अपनी मालकिन की तरह अमीर बनना है। रज्जो, तुझे पता है एक लॉटरी है जिसको भरने से अगर उस लॉटरी में नाम निकल जाए तो वो रातों रात अमीर बन जाता है। क्या बात है, मुझे भी ये लॉटरी भरनी है फिर तो। कांता की बात मानकर रज्जो लॉटरी में पैसे लगाती है और अपनी लॉटरी की पर्ची को हमेशा अपने पास रखती है। रज्जो हमेशा की तरह मेघना के यहाँ काम कर रही थी। कुछ देर बाद रज्जो अपनी मालकिन के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। रज्जो अपनी मालकिन को चाय देती है कि तभी टेबल पर रखे अखबार की तरफ उसकी नजर जाती है, जिस पर कुछ नंबर लिखे थे।
रज्जो चुपचाप उस अखबार को उठाती है और रसोई में लेकर जाती है। उस नंबर को देखकर रज्जो अपने ब्लाउज में से लॉटरी की पर्ची निकालती है और दोनों नंबरों को मिलाना शुरू करती है। दोनों नंबर सेम थे। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रसोई में ही तेज तेज चिल्लाने लगती है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैं तो मरी जाऊं भगवान, मेरी लॉटरी लग गई। अब तो मैं भी अमीर हो गई। रज्जो की तेज तेज आवाज सुनकर मेघना उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या हो गया? दिन में कोई सपना देख लिया क्या जो इतना चिल्ला रही है? सपना तो देखी थी मैं मेम साहब, अब तो सपना पूरा हो गया है। अब मैं भी मालकिन हो गई है। अब से कल से मैं काम पे नहीं आएगी। अब मैं मालकिन जो बन गई है। तेरी कौन सी लॉटरी लग गई ऐसे जो तू मालकिन बन गई? मेम साहब, मेरी लॉटरी तो लग गई है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो एक बहुत बड़ा बंगला लेती है, वो भी अपनी मालकिन के घर के सामने। वो अपनी मालकिन की तरह बहुत महंगी महंगी साड़ी और गहने लेती है और अपनी मालकिन की तरह ही तैयार होकर रहने लगती है। एक दिन रज्जो पर्स टांग कर और लाल कलर की महंगी साड़ी पहनकर मार्केट जा रही थी कि तभी उसे उसकी पड़ोसन विमला उसे देखकर कहती है, अरे रज्जू, तू तो अब अमीर हो गई और अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं है तेरे पास। तो तू अब अपना मोटापा क्यों नहीं कम करती? दिन पर दिन तो तू और मोटी होती जा रही है। तू जिम ज्वाइन क्यों नहीं करती? तेरा मोटापा भी कम हो जाएगा इससे। हाँ विमला, अब मैं अमीर हो गई है। अब मैं कुछ भी कर सकती है। मैं जल्दी ही जिम ज्वाइन करेगी और पतली हो जाएगी। विमला की बात सुनकर रज्जो अगले दिन सुबह जिम जाने के लिए तैयार होती है। फिर एक सुंदर सी साड़ी और गहने पहनकर शीशे के सामने गाना गाते हुए कहती है, सजना है मुझे जिम जाने के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं। आज तो मैं अपनी सारी उलझी लटे सवार लेगी और जिम जाएगी। रज्जो तैयार होकर मटकती हुई जिम में जाती है। जिम में उसको देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन रज्जो को समझ नहीं आता कि सब क्यों हंस रहे हैं। और रज्जो जाकर अपने पेट के बल लेटकर पुशअप मारने लगती है और कहती है, 1 2 3 4। मैं नहीं कर पाएगी ये एक्सरसाइज। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। पता नहीं मालकिन कैसे करती है। दूसरी तरफ रज्जो को ऐसे देखकर सब उस पर हंस रहे थे, तो लोगों को ऐसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये लोग मुझे ऐसे देख के हंस काहे को रहे हैं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही है ना? मैं अपनी मालकिन से पूछती है जाकर कि कैसे जिम करना होता है। रज्जो अपनी मालकिन मेघना के पास जाती है और उससे जिम कैसे होगा और लोग क्यों हंस रहे हैं पूछती है। और ये सब सुनकर मेघना कहती है, अमीर हो गई, लेकिन अंश तो तेरे अंदर अभी नौकरानी वाला ही है। जा पहले वो सीख, तब जिम जाइयो। रज्जो को अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और तभी उसके पास राधा आती है और कहती है, रज्जो, तुम मुझसे पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं बताऊंगी तुम्हें। रज्जो उसको सभी चीजें बताती है। रज्जो की बात सुनकर राधा एक शॉप पर जाती है और उसे जिम की ड्रेस दिलाकर कहती है, ये लो रज्जो, आज से तुम्हारी ये जिम की ड्रेस है। इसे पहन के जाने पर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। और हाँ रज्जो, आज से तुम जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करना। ऐसे ही समय बीतता है और रज्जो अब अपना वजन भी कम कर लेती है। अब रज्जो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगती है। एक दिन चंदा मांगने वाले मेघना के घर आते हैं। मेघना दरवाजे पर आती है और कुछ पैसे उन्हें देती है। कुछ देर बाद वही लोग रज्जो के पास जाते हैं और चंदा मांगते हैं। रज्जो एक मोटी गड्डी निकालती है और चंदा देती है। ये देखकर मेघना कहती है, लगता है ज्यादा अमीरी आ गई है रज्जो तेरे पे। मैं चिंदी नहीं है आपकी तरह। अरे इतना पैसा है कि डोनेट करने में पीछे क्यों हटना। इस तरह मोटी नौकरानी एक अमीर मालकिन बन जाती है, वो भी बस एक लॉटरी की वजह से। सेजल को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, तो सेजल की भाभी मधु सेजल को समझाते हुए कहती है, सेजल सुनो, मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब तुम ये सब लेकर आना, इसे अच्छा लगेगा। भाभी, मैंने थोड़े ना बनाया है और आप ले आओ ना। एक तो पहले ही आप लोगों ने मुझे साड़ी पहना दी और अब इतनी बड़ी ट्रे कैसे लेकर जाऊंगी? बाहर निकलते ही जमीन पर मिलूंगी। तुम भी ना सेजल, खामखा ही इतना घबरा जाती हो। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस शांत रहना, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। आराम से करोगी तो सब अच्छा हो जाएगा। मधु सेजल को समझाने के बाद बाहर सबके साथ बैठ जाती है। सब लोग सेजल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जब सेजल आती है तो उसके हाथ में खाने की ट्रे रखी होती है। लड़के की माँ भावना और लड़का रवि दोनों सेजल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सेजल की माँ माला कहती है,
सेजल बेटा, सबको चाय नाश्ता करवाओ। वैसे बहन जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। सेजल सबको चाय नाश्ता करवाती है। भावना को चाय नाश्ता काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है, बहन जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। इतना अच्छा खाना बनाया है आपकी बेटी ने। ये सब खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्वादिष्ट खाना बनने वाला है हमारे घर में। माँ आप सही कह रही हो। समोसे तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैंने 2 समोसे खा लिए, और मेरे लिए तो वही सही है जो रोज मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। और अब आप भी बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी सेजल तो है ही सर्वगुण संपन्न। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे घर में सब इसके हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। हमें अच्छा लगा कि आपको मेरी बेटी के हाथ का खाना पसंद आया। माँ जी, आप इनसे झूठ क्यों कह रही हो? ननद जी को खाना बनाना तो क्या गैस तक जलानी नहीं आती है। और इन लोगों की बातों से पता चल रहा है कि ये लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। अब इनको गलत फहमी हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर सच बता दिया तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ही चला जाएगा, और थोड़ा बहुत तो झूठ सच चलता ही है ना। अरे ये खाना ये खाना सेजल ने ही बनाया है, और अब हम पंडित जी से बात करके जल्दी से शादी की तारीख रखवाते हैं। जी बहन जी, और पंडित जी को थोड़े पैसे दे दीजिएगा ताकि वो शादी की तारीख थोड़ी जल्दी की निकलवा ले। अच्छा बहन जी, तो अब चलती हूँ मैं। भावना अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सेजल सो रही होती है, तब वहाँ मधु और माला आते हैं और सेजल को उठाते हुए माला कहती है, सेजल उठ और अब जल्दी से रसोई में लग जा। माँ, भाभी है ना, वो रसोई संभालती है, तो मुझे क्यों भेज रहे हो? अरे नालायक लड़की, कल ही तेरा रिश्ता तय हुआ है और लड़के वाले को खाना पसंद आया, तो अब तू भी अच्छा खाना बनाना सीख जा। क्यों मेरी नाक कटवाने पर लगी है? ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था ना। आपने क्यों उन लोगों को झूठ बोला? हाँ माँ जी, सेजल सही कह रही है। यहाँ सेजल कभी रसोई में गई ही नहीं है, तो ये अच्छा खाना कैसे बना सकती है? रिश्ता हाथ से ना जाए, इसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपको। बहू, मेरी बेटी तो है ही पागल, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने जो किया इसके लिए ही किया है, लेकिन तू तो समझदार है ना। देख, ऐसा रिश्ता हमें बार बार नहीं मिलेगा, और एक माँ होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ इसको किसी चीज की भी कमी ना हो। और इसलिए बहू, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी ननद को अपनी तरह अच्छा खाना बनाना सिखा दे। माला सारी जिम्मेदारी अब मधु को दे देती है और मधु तुरंत सेजल को लेकर रसोई में जाती है और कढ़ाई में तेल डालकर सेजल से कहती है, ये देखो, अभी कढ़ाई में तेल डाला है ना, और जब तक तेल पूरा गर्म ना हो जाए तब तक इसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर तेल में छींटे आने लगते हैं। तुम यहाँ ध्यान दो, तब तक मैं आटा निकाल देती हूँ, फिर तुम्हें आटा लगाना सिखाऊंगी। मधु ड्रम से आटा निकालने लग जाती है और थोड़ी सी ही देर में सेजल तड़का तेल में डाल देती है और तेल से छींटे आने लग जाती हैं और फिर सेजल को भी एक छींटा आकर लग जाता है, तो सेजल चिल्लाती है, भाभी, भाभी ये क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेल गर्म होने पर डालते हैं, फिर तुमने ठंडे तेल में क्यों डाले? भाभी, गर्म हो गया था तभी डाला मैंने। सेजल, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हो? अरे एक बार तेल के ऊपर से ही हाथ लगाकर देखती कि गर्म हुआ है या नहीं। चलो ये भी सही है, आज थोड़े छींटे लगे हैं तो अगली बार ज्यादा ध्यान रखोगी। मधु सेजल को खाना बनाना सिखा रही होती है, लेकिन सेजल बिल्कुल नो सीखिया, जिसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आ रहा था। रोज कोई न कोई गड़बड़ कर रही थी। एक दिन मधु सेजल को बोलती है, मैंने तुम्हें कई बार सिखा दिया है कि आटा कैसे लगाते हैं, तो आज तुम बिना मेरी मदद के आटा लगाओगी। भाभी, आप यहाँ रहोगी ना मुझे देखने के लिए? आप कुछ बताना मत, लेकिन बस यहाँ खड़ी हो जाना। नहीं, मैं बाहर माँ जी के साथ बैठने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी देखने की लगाया है या नहीं। मधु इतना बोलकर बाहर चली जाती है और सेजल आटा लगाने लग जाती है, लेकिन इतना ज्यादा पानी डाल देती है कि वो आटे का घोल बन जाता है। ये देखकर सेजल खुद से बोलती है, भाभी तो ऐसे ही आटा लगाती थी, उनका आटा तो अच्छा बन जाता था।
तो मेरा क्यों नहीं बन रहा है? पता नहीं किस मुसीबत में माँ ने मुझे फंसा दिया। सेजल कभी आटा डालती, कभी पानी। ऐसे करते करते पूरी रसोई का सत्यानाश मार दिया था सेजल ने। काफी देर बाद मधु और माला वहाँ आते हैं और पूरी रसोई में आटा पानी देखते हैं तो माला कहती है, हे भगवान, कैसी नालायक औलाद जन्मी है मैंने। अरे इतने दिनों से तू खाना बनाना नहीं सीख रही है, अभी तक तुझे आटा लगाना नहीं आया। अरे क्या कर दिया तूने? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है तो अब मैं क्या करूँ? सेजल, नहीं हो रहा बोलने से नहीं होगा ना। इतने दिनों से मुझे देख रही हो ना कैसे बनाती हूँ, अब तक तो सीख जानी चाहिए थी तुम। सब लोग सेजल को बहुत सुनाते हैं और फिर मधु वापस से सिखाने लग जाती है। एक दिन सेजल खाना बना रही होती है कि तभी कुकर फट जाता है। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? आपने ही बोला था भाभी कि चावल को कुकर में डालकर बंद कर दो, वो पक जाएंगे। हे भगवान, बस चावल कौन डालता है? चावल पकाने के लिए उसमें पानी भी डालना जरूरी होता है। आप खाना बनाना सीखो या ना सीखो, लेकिन मैं जरूर भूल जाऊंगी। सेजल यहाँ रोज खाना बनाना सीख रही थी। शादी से 2 दिन पहले भावना बाजार जाती है तो उसे माला की पड़ोसन अनीता मिलती है। अनीता बोलती है, अरे आप सेजल की होने वाली सास हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। आप तो वही हो ना जो उस दिन आई थी जिस दिन हम शादी की तारीख तय कर रहे थे? हाँ जी, बहुत प्यारी बच्ची है सेजल, सब आता है, पढ़ने में तेज है, बाहर की सारी जानकारी रखती है, बस खाना बनाने में थोड़ा हाथ तंग है, बाकी सब तो ठीक है। क्या सेजल को खाना बनाना नहीं आता? खाना बनाने के नाम पर सेजल को तो मैगी भी नहीं आती है। अनीता की बात सुनकर भावना के मन में शक आ जाता है और वहीं से भावना सेजल के घर पहुंचती है। माला सेजल की होने वाली सास को देखती है तो कहती है, आप यहाँ अचानक से कैसे? यहाँ पास में ही काम से आई थी और बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था कि अपने होने वाली बहू के हाथ का कुछ खाऊं। अब तो आपकी बहू बनने ही वाली है 2-3 दिन में, फिर रोज ही आप उसके हाथ का खाना खाना। नहीं नहीं, आज बहुत मन है। सेजल को बोल दो ना मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाए, और आप और मधु मेरे साथ बैठो यहीं, हमें शादी की कुछ बातें करनी है आपसे। भावना माला और मधु को अपने पास बिठा लेती है और वहाँ सेजल खाना बनाने लग जाती है। मधु और माला काफी टेंशन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद सेजल खाना बनाकर भावना के लिए लेकर आती है और भावना को परोस देती है। भावना जैसे ही वो खाती है तो कहती है, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में सेजल ने अच्छा बनाया है? अरे बहन जी, बहुत अच्छा बनाया है। वैसे बहन जी माफ कर देना मुझे, आपकी पड़ोसन मिली थी और उन्होंने कहा था कि सेजल को खाना बनाना नहीं आता, तो मैं चेक करने आई थी, लेकिन सेजल तो 100 नंबर में पास हो गई। वैसे बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। सेजल के रिश्ते के लिए जब आप लोग आए थे तब सेजल को नहीं आता था, लेकिन अच्छा रिश्ता हाथ से ना जाए इसलिए झूठ बोल दिया और उसके बाद रोज हम सेजल को खाना बनाना सिखाते थे। लेकिन मानना पड़ेगा माँ जी, मेरी ननद की आखिरी रसोई बहुत लाजवाब थी। अब